हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन यहाँ पर पूरे तरीके से सॉल्यूशन इसके करवाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में और सारे ऑब्जेक्टिव जो इसके 56 या 57 जो ऑब्जेक्टिव सारे बन रहे थे उनका सॉल्यूशन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि किस ऑब्जेक्टिव का कौन सा आंसर है और कैसे आना चाहिए। उस तरह मैंने आपको सारी चीजें बताई है। अब यहाँ पर आज मैं आपको कराने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव के बाद जो क्वेश्चन है आपका होने वाला है खाली स्थान, या हम बोले तो फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको होने वाले हैं, आज हम उनको कंप्लीट करने वाले हैं। आप हमारा पोस्टर देख सकते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको डेली क्लासेस वीडियो क्लासेस प्रोवाइड हो रही है। आप चाहें तो आपको इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि आप ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव हैं पिछली क्लासेस में मैं इनको आपको सॉल्यूशन इसका करवा चुका था। अब सॉल्यूशन इनका करवाने के बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपके हैं रिक्त स्थान। ठीक है, अब रिक्त स्थान आपके दिए हुए हैं। चलिए आज हम उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब पहला रिक्त स्थान क्या है हमारा, पहला रिक्त स्थान है हमारा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। जैसे मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनको हम p बटे q या अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर उसका हर है वो कभी भी जीरो के बराबर आपका नहीं होता, हम उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वे संख्याएं जिनको परिमेय संख्या या p बटे q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उनको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका वहां से बनता है। एक परिमेय संख्या, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई संख्या यहाँ पर लिख लूं कि एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब एक परिमेय संख्या की जगह पे मैं 2 ले लेता हूं। ठीक है, अब 2 लेने के बाद आपसे बोला है कि 2 प्लस एक अपरिमेय ले लो √2। क्या इनका जो योग है, योग या अपन चाहे तो उसका अंतर कर सकते हैं, योग या अंतर कुछ भी करेंगे, तो इनका जो योग और अंतर आने वाला वो भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, मतलब चाहे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इनका हमेशा चाहे योग करो चाहे अंतर करो, अपरिमेय संख्या ही इसका आंसर आता है। अब एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल, वही फिर आपका फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होता है, ये भी आपका क्या होने वाला है, एक अपरिमेय संख्या ही होता है। इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन है अगला, √3 एक कौन सी संख्या है, तो √3 भी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय, मतलब इसको हम p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर भी हमारा जो उत्तर होने वाला है वो होने वाला है अपरिमेय। फिर 6 प्लस √2, जैसा कि मैंने आपको ये फॉर्म लिखा था 2 प्लस √2, तो 6 प्लस √2 भी इसी संख्या है, तो ये संख्या भी क्या है, एक, ये संख्या भी हमारी होने वाली है अपरिमेय। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है कि HCF, जैसे आपकी दो संख्या है उनका HCF फिर a, b का LCM, तो आपका एक सूत्र होता है HCF गुणा LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इसके बराबर में हम लिख देंगे दोनों संख्याओं को लिख देंगे अपन a गुणा b। क्यों, क्योंकि आपकी संख्याओं की जगह पर यहाँ पर a लिखा है और b लिखा है, मतलब a और b उसने दो संख्याएं आपकी ली है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, a गुणा b। फिर एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनफल उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, तो यहां पर हम लिखेंगे अद्वितीय। इसका आंसर आपका होने वाला है अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो मैंने आपको चैप्टर करवाया 1.2 जिसमें हमने वास्तविक संख्याएं जो आप उसका नाम है वहां पर हमने पढ़ा है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर प्लस लगा है और 13 यहाँ पर भी 13 यहाँ पर भी, तो क्या मैं 13 दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल 13 यहाँ से कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा आपका 7 गुणा 11 प्लस, जब यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो ये 13 की जगह पर आपका बचा 1। ठीक है, अब 13 यहां पर सोल्व कर लेते हैं इसको। 13 को लेने के बाद आपका जो अंदर ब्रैकेट 7 एकम 7, अच्छा 7 गुना आपका बच रहा है यहाँ पर 11। ठीक है, 7 गुना 11 तो ये आपका हो जाएगा 11 7 77, 77 में आप 1 जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 78। अब ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या ना कि अभाज्य। भाज्य क्यों है, क्योंकि इसके बहुत सारे गुणनखंड है, आपके 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर आपका 39 हो सकता है। तो
अभाज्य संख्या तब होती जब इसका कोई गुणनखंड या किसी और संख्या से नहीं कटती स्वयं के अलावा, तब यह भाज्य होती। ठीक है, चूंकि ये भाज्य संख्या बन चुकी है तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होने वाला है एक कैसी है, ये हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये आपको इसका उत्तर याद रखना है। क्या बोलेंगे इसको हम, भाज्य संख्या। और कैसे बनेगी भाज्य संख्या, ये भी इसका एक्सप्लेनेशन, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसको दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि HCF संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे, फिर से बोला हमसे, HCF जो होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे, ये होता है छोटी घात होती है, सबसे छोटी घात होती है। मतलब HCF वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। जैसे HCF क्या होता है, मैं आपके लिए एक संख्या लिखता हूं, 8 लिखा मैंने, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 3 लिख सकता हूं। फिर मैंने एक संख्या लिखी आपकी 48 लिखी। ठीक है, 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपको बनने वाला 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 और दूनी 48। तो यहाँ पर हमारा बन रहा है 1 2 3 4, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, और ये हमारा बन रहा है 3 की घात 1। अब देखिए इस 2 की घात 4 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो यहाँ पर जो आपका HCF होने वाला है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने वाला है, छोटी घात होती है। तो यहाँ पर दोनों में जो मुझे कॉमन मिल रहा है, ये मिल रहा है 2 की घात 3। क्यों? क्योंकि 2 की घात 3 यहाँ पर भी आपको इंक्लूड इसमें है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर 4 घात है, यहाँ पर 3 घात है, लेकिन हमने छोटी घात ली, क्योंकि HCF का मतलब वो होता है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो यहां पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा 6। अब चलते हैं अपने अगले पेज पर, ये आप सभी को नोट कर लेना है या इसमें आपको इसका आंसर फिल कर लेना है। ठीक है, अब यहां पर अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगले पेज पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि क्वेश्चन है हमारा कि LCM संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे, ये आपसे पूछा गया है कि इसके जो उत्तर होने वाला है वो क्या होने वाला है। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिख पाए। और यदि आपको क्वेश्चन विजिबल नहीं होता है तो थोड़ा सा आपके वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ाकर इसको देख सकते हैं, एकदम क्लियरली आपको वहां पर ये दिखने वाला है। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी विद आंसर ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि LCM, ठीक है, LCM संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे, तो इसका क्या आंसर होने वाला है, इसका आंसर हमारा होगा सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। मतलब LCM जो होता है बड़ी घात का गुणनफल होता है। अब बड़ी घात क्यों बोली हमने, तो LCM वो संख्या होती है जिसमें, LCM आपकी वो संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से विभाजित करने पर, या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित आपकी हो जाए। ठीक है, यहां पर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बात लिख देता हूं। यहां पर ये से हम लेते हैं 28 और एक संख्या मैंने ले ली 84। इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुना 2 2 दूनी 4, आपका हो जाएगा 4 गुना 7। ठीक है, 2 दूनी 4 7 28 हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूं 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, एक सेकेंड, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब 8, या फिर हम इसको ऐसे भी गुणनखंडित कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म में। काटिए इसको, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 7 इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर हम 3 से काट लेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंडित हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्या क्या आएगा हमारा आने वाला है 2 दूनी 4 12 7 84। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना ये आपका हो जाएगा 7। अब ये पूरा 84 बन चुका है। अब हम इसको घात के रूप में लिखते हैं, हम इसको घात लिख देते हैं। यहाँ पर ये हमारा बन रहा है 2 की घात 2, ये गुना बन रहा है 7। अब इसको हम लिखें यहाँ पर, तो ये हमारा बन रहा है 2 की घात 2 गुना 3 गुना 7। अब यहाँ पर क्या लिखा हमने, बड़ी घात है। अब बड़ी घातें
यहाँ पे घातें दोनों आपकी सेम होने वाली है तो हमने 2 की घात 2 लिख ली। अच्छा 7 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 7 हमने एक जगह ले लिया। फिर हमारा क्या आने वाला, फिर हमारा आ जाएगा 3। तो ये निकल जाएगा आपका लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर जो भी आपकी बड़ी घात आती है वो आपका होता है इसका लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, रेखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। अब ax प्लस b का शून्यक क्या होने वाला है, शून्यक निकालने के लिए जैसे आपको पता है कि 0 से उसका तुलना करते हैं, तो 0 से तुलना करिए जरा। ax प्लस b का निकालना है अपने को शून्यक। अब शून्यक निकालने के लिए आप इसकी तुलना 0 से करेंगे। 0 से करने के बाद मुझे शून्यक मतलब x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b। और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू माइनस b बटे a। तो ये आपको होने वाला है इसका शून्यक। मतलब x की जगह पर आप जब ये पुट करेंगे तो इस पूरे समीकरण का मान 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आएगा माइनस का b बटे a। ठीक है, अब द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान ऋणात्मक हो तो इसके मूल, जब विविक्तिकर का मान द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान ऋणात्मक हो तो इसके मूल, जब b स्क्वायर माइनस 4ac आपका जब ऋणात्मक आता है तो इसके मूल कैसे होते हैं, तो इसके मूल होते हैं आपके काल्पनिक। ठीक है, ये मूल होंगे आपके काल्पनिक। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, यदि द्विघात समीकरण के विविक्तिकार का मान धनात्मक हो तो इसके मूल, तो इसके मूल जो होंगे इसके मूल आपके होने वाले हैं वास्तविक, क्या बोला है कि यदि द्विघात समीकरण के विविक्तिकार का मान धनात्मक हो तो इसके, अच्छा वास्तविक जगह पर हम लिख लेते हैं इसके 2 भिन्न मूल होंगे। ठीक है, आपको ये जहां पर ये जो आंसर होगा इसका ये सुटेबल होगा, हम इसमें लिख लेंगे 2 भिन्न मूल होंगे। मतलब 2 मूल आपके इसके निकल जाएंगे। कब, जब इसके विविक्तिकार का मान आपका धनात्मक होगा। जब ऋणात्मक होगा तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे आपके काल्पनिक। फिर यदि a b c समांतर AP में है, अच्छा यहाँ पर प्लस का निशान नहीं है, ये आपका बिंदी लगी हुई है AP मतलब होता है अल्टरनेट प्रोग्रेसिव या समांतर श्रेणी। तब b बराबर, अब b का मान निकालना मतलब ये a b, b वाला b जो पद है वो कैसा है, बीच वाला पद है। यदि आपको समांतर श्रेणी में बीच वाला पद निकालना है तो आप पहले वाले को और इसके आगे वाले को, मतलब b के पहले वाले को बोले तो a, b के बाद वाले को बोले तो c, इन दोनों को जोड़ के जब आप 2 का भाग देंगे तो आपको पहले वाला पद आपका बीच वाला पद आपका मिल जाएगा। मतलब b बराबर होगा आपका a प्लस c बटे 2। फिर भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। समरूपता की शर्त क्या है, जब संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, अनुपातिक। संगत भुजाएं जब अनुपातिक होंगी या संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो त्रिभुज कैसे होंगे आपस में, तो त्रिभुज आपस में होंगे समरूप। समरूप मतलब होता है जब एक जैसे दिखेंगे। अब किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक, यह आपका हो जाएगा x निर्देशांक, y अक्ष से दूरी उसका x निर्देशांक। फिर किसी बिंदु की x अक्ष से उस दूरी की, ये इस बिंदु का यह हो जाएगा आपका y निर्देशांक। ये एक दूसरे के लिए अपोजिट चलते हैं, निर्देशांक। ठीक है, तो आप इसको आंसर को जो है नोट कर लें। फिर प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने ऊंचाई दूरी वाला एक चैप्टर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, वहां पर आपका एक कंसेप्ट होता है ये वाला। जैसे मान लो ये कोई प्रेक्षक देखने वाला ये इस वस्तु को देख रहा है और ये आपकी क्षैतिज रेखा है, तो ये जो आंख से ये यहाँ पर ये जो जा रहा है, ये जो रेखा है, इस रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, इस रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है ये हो जाएगा दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर जो होता है त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। फिर बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई या समान होती है या बराबर भी लिख सकते हैं आप। जैसा ये मैंने आपका कोई वृत्त बनाया और इस एक बिंदु से इस वाले यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दी, दूसरे वाले बिंदु से यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दी, तो इन दोनों की जो लंबाई होगी वो आपस में कैसी होंगी, ये आपस में होंगी बराबर, या आप समान भी कह सकते हैं। ठीक है,
या फिर हम प्रमेय होती है हमारी कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, आपस में समान होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, तो हम यहाँ पर बोलेंगे छेदक रेखा। क्या होने वाला है हमारा, छेदक रेखा। ठीक है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा। अच्छा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर। ठीक है, अब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, साथ में जैसे आपका दो क्वेश्चन और बच रहे हैं। दो क्वेश्चन में क्या है कि वृत्त तथा उसकी संगत स्पर्श रेखा। अच्छा, इसके पहले एक क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो यहाँ पर आपका होने वाला उत्तर 2। फिर वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, यहाँ पर आपका उत्तर होने वाला है स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श बिंदु। फिर यहां पर आपका क्वेश्चन है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस जो आपका त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका जैसे एक वृत्त है, ये आपका एक त्रिज्यखंड है, और यदि इस नीचे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल आप माइनस करेंगे तो आपका नीचे वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला आंसर क्या है आपका, 25 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर इसका होने वाला है बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्य का माइनस 2 इंटू माध्य। फिर वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, वर्ग चिन्ह मतलब होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस, यहां पर आपका होने वाला, अच्छा मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, ये आपका वर्ग चिन्ह निकलता है। अगला क्वेश्चन है आपका पीई या प्रायिकता होने की घटना प्लस होने की संभावना प्लस नहीं होने की, ये बार मतलब होता है नहीं होने की संभावना, तो इन दोनों का मान होता है 1। तो यहाँ पर आपके जितने भी खाली स्थान आपके प्रश्न बैंक में दिए हुए थे ये एकदम अच्छे तरीके से आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सत्य असत्य के लिए होने वाला है। तो सत्य असत्य के लिए जो अगली क्लास आपकी लगने वाली है उसमें हम उसको कंप्लीट करेंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि प्रश्न बैंक का आंसर ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये पहुंच सके। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।